MKA टीवी न्यूज। प्रेस के हमारे मित्रों, सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये मित्र का काम तो करते नहीं है। ये उसको आ रहे हैं, बट इनका जो रिमोट पकड़ते हैं पीछे से, वो गरीबों की बात नहीं करने देते। आपने कभी देखा टीवी पे किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को कभी देखा टीवी पे? तो हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है। जानते हो आप? जानते हो? तकरीबन 8% आदिवासी वर्ग है, 15% दलित वर्ग है। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73। तो 73% पिछड़े, दलित, आदिवासी, उसमें में 15% आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, 90% हो गए। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें, उनके मालिकों के नाम उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। 3-4% में से नाम निकलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए, हिंदुस्तान की, गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को देखिए, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके नाम निकालिए, 90% से आपको एक नहीं मिलेगा। मीडिया के, कंपनी के मालिक निकालिए, लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है, देखनी है तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। आईएएस अफसर हैं दिल्ली में, उनकी मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बांटता है। पिछड़ों की आबादी 50%, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, और छोटी छोटी मंत्रालयों में दलित 3, आदिवासी यहां पे बहुत है हमारे, आदिवासी एक अफसर है 90 में से। आपकी आबादी 8%, अफसर एक है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अफसर 73% 6 रुपए पर भागीदारी रखता है। 100 में से 6 रुपए आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना
होना चाहिए। इससे क्या होगा? हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है। दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना? एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली हैं। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है? रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18% कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है। 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं।
सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर, बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ, तो ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है। 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है। 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, 73% के रास्ते थे। कौन से रास्ते थे? पब्लिक सेक्टर था, BHEL, HAL, ये संस्थाएं थी। किसी को दिल में देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए। वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। 2 तरीके के शहीद हैं अब, एक रेगुलर आर्मी वाला और दूसरा अग्निवीर। दोनों एक साथ लड़ेंगे, दोनों एक साथ लड़ेंगे। एक की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दूसरी साइड चाइना वाले 3-4 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे। हमारे अग्निवीर जाएंगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक से लड़ेगा क्या? सवाल नहीं उठता। उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी। और उसके साथ जो लड़ेगा, जो अग्निवीर नहीं है, वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी, अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखभाल होगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो नतीजा आपको मालूम है। अग्निवीर क्यों आया? कारण क्या है? क्या कारण?
मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का बजट कम करना है, पेंशन का बजट कम करना है, और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हथियार खरीदने में डालना है। हथियार के इंडियन डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को जा रहे हैं। नई राइफल आ रही है, इजराइल में बनती है, अदानी जी का जॉइंट वेंचर है, यहां पे बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा। पहले कारतूस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, अब आने वाले समय में गोला बारूद कारतूस अदानी जी बनाएंगे, राइफल अदानी जी बनाएंगे, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेगी। इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो, इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो, उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है, ड्रोन कहां का है, कैसे बेच रहे, सब लिखा हुआ है वहां पे। दाहोद जिला कांग्रेस समितिની સમગ્ર ટીમ અને આપ સૌ હજારોની સંખ્યામાં આ નફરત છોડો ભારત જોડોના નારાને તાકાત આપવા માટે દેશના લોકોના હક અધિકારની લડાઈ લડવા માટે દેશના લોકોના ન્યાય માટેના સંકલ્પ સાથે અહીંયા પધારેલા તમામનો પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। आज आ दाहोदनी धरती पर, गुजरातनी धरती, आ गांधी सरदारनी धरती, आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा नी ताकात संघर्ष ने प्रेरणा लई अने फरीथी राहुलजी ना नेतृत्व में आ एक नवा अंग्रेजों सामे एक नवी आजादी नी लड़ाई के जेमा देशना युवानों ने रोजगार मळे, देशनी महिलाओं ने सन्मान साथे सुरक्षानो अधिकार मळे, देशना खेडूतोनी आर्थिक सद्धरता वधे, देशनी सरहदो सुरक्षित थाय, नाना वेपारी होय के नाना उद्योगकारो होय, तमामने धंधा वेपार करीने उन्नतिनी तक मळे। आदिवासी समाज होय, दलित समाज होय, बक्षीपंथ समाज होय के लघुमती समाज होय, एने ज्यां भारतीय जनता पार्टीनी डबल एंजिन सरकार द्वारा भेदभाव ने अन्याय नो सामनो करवो पड़े छे। जेने जेने अन्याय थाय छे, जेनु जेनु शोषण के अत्याचार थाय छे, जेने जेने पोताना हक अधिकार नथी मळता, एवा तमाम लोकोनी लड़ाई लड़वा माटे, एमना अवाजने बुलंद करवा माटे अने न्याय ना मळे त्यां सुधी लड़वाना संकल्प साथे राहुलजीना नेतृत्वमां मणिपुरथी 14मी जान्युआरीथी आ यात्रानुं प्रस्थान करवामां आव्युं छे। आज आ दाहोदनी धरती पर आया छे, आज आपणे सौ संकल्प करिए कि जे राहुलजी देशना लोकोनी लड़ाई लड़वा निकळ्या छे, देशना लोकोना हक अधिकारनी लड़ाई लड़वा निकळ्या छे, अन्याय अत्याचार ने भेदभाव सामे लड़वा निकळ्या छे, एवा राहुलजीनी साथे कदमथी कदम मिलाई अने ज्यां सुधी देशना लोकोने न्याय नहीं मळे त्यां सुधी आ लड़ाईमां अमे तमारी साथे छे ए विश्वास साथे फरीथी आपड़ा नेता, देशना नेता, देशनु भविष्य आदरणीय राहुलजीनु आ गुजरातनी धन्य धरा पर हार्दिक स्वागत करीए छे। आप सौनु पण हार्दिक स्वागत करीए छे। जय हिंद, जय आदिवासी। भारत जोड़ो यात्रा तेमज भारत जोड़ो न्याय यात्रा समग्र देशनी अंदर दरेके दरेक राज्यों में जारे पसार थई रही है, त्यारे आज राजस्थान में आ यात्रा गुजरात में आगमन थयुं छे, त्यारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी अने राजस्थान विधानसभा में विरोध पक्षना नेता अने माजी मंत्री आदरणीय टीकाराम जूलीजी नु पण आपणे गुजरातनी धरती पर हृदयपूर्वक स्वागत करीए छीए। आजना दाहोदना कार्यक्रममां जे ध्वज हस्तांतरनो कार्यक्रम छे, फ्लेग एक्सचेंजनो जे कार्यक्रम छे, फ्लेग हेन्डओवरनी जे विधि छे ते करवा माटे राजस्थान सेवा दळना अध्यक्ष भाई श्री एमसीजी शेखावत ने विनंती करूं कि तेओ आगे आइए और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी को वो ध्वज सुप्रत करें।
बीच में सर, सॉरी, बीच में एकदम बीच में सर, एकदम बीच में आ जाइए। રાજસ્થાન પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ ગોવિંદસિંહજીને હું વિનંતી કરું કે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના સાંસદ, પૂર્વ વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા, પૂર્વ મંત્રી આદરણીય શક્તિસિંહજી ગોહિલને ધ્વજનું હસ્તાંતર કરે અને ગુજરાતમાં ધ્વજ સુપ્રત કરે। હવે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું કે ગુજરાત સેવા દળના અધ્યક્ષ પ્રગતિબેન આહિરને હજનું હસ્તાંતર કરે। હવે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ આદરણીય શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું કે આજની આ સભાને સંબોધન કરે અને આ ન્યાય યાત્રામાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોને આગામી 4 દિવસોમાં ગુજરાતમાં જે સુનામી આવવાની છે તેની વિશે માહિતગાર કરે। अरे जरा जोरदार आवाज होनी चाहिए। जोरदार आवाज आवे ने आपड़ो। अरे आ तो ये विस्तार छे जेने बसता कूतरानुं ही मोढुं बंद करी दीधुं तुं छे ने, तो जरा जोरदार थई जाए। जय जोहार। अरे आवाज तो बाहर पहोंचाड़વો છે। जय जोहार। राहुल गांधी भारत माता की जय जय गरवी गुजरात। जय जय गरवी गुजरात। महात्मा गांधी जी अने सरदार वल्लभभाई पटेलनी आ पवित्र जन्मभूमि पर एक जननायक जन नेता राहुल गांधी जी नु आपणे सौ स्वागत करीए छीए। आ एक एवा नेता छे जे जुमला नथी आपता, जे दिल थी माने छे एज बोले छे अने बोले छे करीने बतावे छे एवा आपणा जननायक छे। आखी दुनिया में वर्ल्ड रेकॉर्ड थयो के कोई राष्ट्रीय नेताए कन्याकुमारी थी काश्मीर सुधी पगपाळा चालीने बताव्युं होय तो ये राहुल गांधीजीए करीने बताव्युं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आज हमने दल के हित से ऊपर देश का हित, चूंटणी जीतवी ये आखरी लक्ष्य नहीं, राष्ट्रનું हित मारा माटे आखरी हित छे एम मानीने जोयुं के आ देशमां नफरत फैलावी रही छे। जातिना नामे, प्रांतना नामे, भाषाना नामे, धर्मना नामे, त्यारे एक नेता एवा निकळ्या के एने कह्युं के आ बधाथी ऊपर उठीने वतन कह्युं के आ वतनमा आपणा मारे ए संदेश देवो छे के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है, जोर से वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो ये राहुल गांधी जी अपनी वच्चे आव्या छे, एमनी अने आपनी वच्चे लांबू रहेवुं नथी। आप सौ खूब दूर दूर थी पधार्या। ए आम आखी बाल्कनी फूल छे, अगासी ऊपर छे, आ बाल्कनी में छे अने आम ऊपर अगासी ऊपर पण भरेला छे ने अहींया पण बधा भराया छे, અહીં પણ છે। ચારે તરફ દાહોદ જિલ્લો, જાલોદ વિસ્તાર અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી પધારેલા આપ સૌનો નતમસ્તકે આભાર માનું છું। અહીં રાહુલ ગાંધીજીની ન્યાય યાત્રામાં ન્યાય માટેની વાત કરવાના છે। આપણે તો મળતા રહીએ છીએ, આપણે વાતો કરતા રહીશું। આપની અને રાહુલ ગાંધીજીની વચ્ચે વધારે સમય લેવો નથી। હું ફરી વખત એક ગુજરાતના દીકરા તરીકે આપણા સૌ ગુજરાતીઓ વતી રાહુલ ગાંધીજીનો આભાર માનું છું કે એમણે આપણને 7 જિલ્લામાં 400 કિલોમીટર ન્યાય યાત્રા માટેનો સમય આપ્યો છે। એ માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી એમનો આભાર માનીને मारी बात पूरी करूं ए पहला मारी साथे 3 वखत जय हिंद बोलजो। जय हिंद। जरा और जोर से जय हिंद।
जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद, खूब खूब आपका आभार। जय जोहार। ખૂબ ખૂબ આભાર શક્તિસિંહજી. હવે રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ આદરણીય શક્તિસિંહજી અને વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા ભાઈ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું કે તેઓ સૂતરની આંટે અને મોમેન્ટો વડે આપણા સૌના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. આપણી સાથે દાહોદ જિલ્લાના માજી ધારાસભ્યો અને માજી સંસદ સભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષને હું વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આવે અને આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. પ્રભાબેન, વજુભાઈ, ચંદ્રિકાબેન. પ્રભાબેન, ચંદ્રિકાબેન. ખૂબ ખૂબ આભાર દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ આગેવાનશ્રીઓનો. હવે હું આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાન પ્રદેશ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા અને ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આગળ આવે અને રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે.